तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देख लिया होगा ही कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, वो कैसे इवॉल्व हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, सिल्वर बुलेट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर मिथ क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, एसक्यूए। हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके, टीम के बारे में डिस्कस कर चुके कि टीम कोलैबोरेशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, आप देख लोगे। अब हम शुरू करते हैं अपने सेकेंड पार्ट से। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल, उसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है, ये सब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC होता क्या है। ठीक है, तो इट इज अ फ्रेमवर्क for developing a software that transforms design into code and implementation using some programming languages। इसमें क्या करते हैं, ये हमने डिज़ाइन बना लिया कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या है, इसको हम जब अपने कोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा होता है SDLC विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, ये एक फ्रेमवर्क होगा जिसकी हेल्प से आप अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करोगे। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है जिससे कि हम अपने मैं एक बार बताती हूँ, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस। हम अपने एंटायर प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें कि कैसे कैसे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, ये नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, अनस्ट्रक्चर वे में हो रहा है, नहीं। एक आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर होना चाहिए। फिर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज कि हमारी क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें कैसे कैसे हमें उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। फिर सब्सिक्वेंट कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ सिस्टम होता है। हम इसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को ट्रैक कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा सब कुछ मैनेज रहे। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है प्लानिंग। आप पहले प्लानिंग तो करोगे ना कि हाँ, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक हुआ कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो सबसे पहले आप प्लान करोगे। फिर आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे कि भाई जो आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी नहीं है। आप इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा प्लानिंग में, सॉरी एनालिसिस में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग। इसमें आप एंड नंबर ऑफ यूजर्स के पास जाके उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे है। फिर आपने जो इनसे प्रॉब्लम पूछी उसको डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन कैसे करोगे, आप उसका सब कुछ मतलब जो आपने एनालाइज किया वो आप इधर डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में एक पेपर पे, इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी आ जाता है कि ये हमारा प्रॉब्लम है और इसका हम एक आर्किटेक्चर बना लेंगे। फिर उस जो हमने आर्किटेक्चर बनाया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। कोडिंग में हम अपनी यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब मैं आपको इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे ना बस इतना कि प्लानिंग एनालिसिस डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं दे पाएंगे। वो आप जब उसको थोड़ा सा, सिर्फ ये कीवर्ड्स होते हैं जो आप लिख के आओ, याद करो और पूरा अपना सेंटेंस खुद बना के आओ, बस कीवर्ड्स देख लीजिए क्या क्या होते हैं। फिर हम जो हमने कोडिंग की, अपना हमारा मतलब जो बनी गया प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर, उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो वर्क कर भी रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। उसमें हम उसके बग्स को देखेंगे, एरर्स को देखेंगे, ये सब देखेंगे। फिर हम उसको, अब टेस्टिंग वाला फेज हो गया, अब हम डिप्लॉय कर देंगे उसको मार्केट में कि भाई लो, हमने आपकी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, घूम फिर के वही अपडेशन। अब जो हमने डिप्लॉय किया हम उसको अपडेट रखेंगे, हम उसको मेंटेन करेंगे कि उसमें अगर कोई बग आया उसको फिक्स करना है, फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, इसमें हमारा ये सब आ जाएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो हमारी हेल्प भी करता है हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल, सबसे पहले हमारा है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, इटरेटिव मॉडल, वी मॉडल एंड अजाइल मेथोडोलॉजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ही रहेगी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, सारी पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको नाम से थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा होगा, पर हम अभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। इसका दूसरा नाम है एडहॉक मॉडल। अब ये क्या होता है, ये एक रफ डिज़ाइन मॉडल होता है जो कि आप ऐसे ही बना देते हो, मतलब ना प्लानिंग होती है ना कुछ होता है। एक बार देख लेते हैं। जस्ट बिल्ड द सॉफ्टवेयर, ट्राई इट, फिक्स द प्रॉब्लम, रिपीट। इसको हम अपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। ये एक लूप में स्टक जैसे हो जाता है कि आप एक लूप में फंस गए हो कि आप उसको बिल्ड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, तो आप ऐसे ही घूमते रहते हो, ऐसे ही घूमते रहते हो, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर घूम रहे हैं हम अपना प्रोडक्ट या जो भी है बना रहे हैं, उसमें हमें दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, हम उसको फिक्स कर रहे हैं, फिर हम बना नहीं। ये क्या करता है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग प्रोसेस ही नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डिज़ाइनिंग प्रोसेस नहीं है, ना डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई मेंटेनेंस होती है आपके पास, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी। अब हाई कॉस्ट क्यों, आप एक प्रोसेस को बार बार उसको बिल्ड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, तो इसलिए पहले हम ऐसे ही करते थे, अपने प्रोजेक्ट को बनाते थे, फिर उसमें बनाने के बाद देखते थे कि ओके ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते थे, फिर दोबारा रिपीट करते थे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल है जो सबसे स्टार्टिंग में आया था। अब वाटरफॉल मॉडल। अब इट इज़ अ लीनियर सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर development methodology where progress flows step by step like a waterfall। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, अपने पास हमारे इकोसिस्टम से समझते हैं। ये हमारे क्लाउड्स हैं, इधर हमारा रिवर, सी, व्हाटएवर, वाटर हो गया, ये क्लाउड्स हो गए, ये सन हो गया। तो जब हमारी वाटरफॉल समझते हैं, क्लाउड्स हमेशा ऐसे बारिश करते हैं, ठीक है, इट्स रेनिंग, ठीक है। वे इधर से हमारा सन जो है इसको वापस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हम उस प्रोसेस में नहीं घुस रहे। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें, ऐसे तो आप बोलोगे कि वापस जा रहा है, नहीं। ये जो पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारी है, वो तो नीचे ही जा रही है ना। कभी किसी ने देखी कि सी से पानी वापस ऐसे जा रहा है ऊपर क्लाउड्स की तरफ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्लाउड्स पे भी जा रहा है वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि इधर से पानी घूम के वो पानी पी रहा है ऐसे हमारे सूर्यदेव, ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो उसी तरह से आप वाटरफॉल को समझो कि वाटरफॉल क्या है, एक पानी के जैसे ऐसे बह रहा है, ठीक है, वो वापस ऊपर नहीं आ सकते, उसमें आप एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो दिस इज लीनियर सिक्वेंशियल। इसमें सीक्वेंस के साथ होता है, ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, सीक्वेंस होता है। और स्टेप बाय स्टेप लाइक अ वाटरफॉल, जैसे हमारा पानी बहता है। पानी कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता, हमेशा इस डायरेक्शन में ही आ सकता है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट एंड देयर इज नो गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज। अब इसको आप याद कैसे करोगे? एग्जाम में आपके पास आया वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन करो। अब आप इतनी थ्योरी याद करो ना, उससे बेटर आप कीवर्ड्स याद करो। कीवर्ड्स क्या क्या? सबसे पहले लीनियर, सिक्वेंशियल, नो गोइंग बैक, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट फेज, फर्स्ट कंप्लीट दैट फेज। ओके, तो बस आप ये लीनियर, सिक्वेंशियल, नो गोइंग बैक और एक कंप्लीट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, ये 4 कीवर्ड्स याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि ये यूज़र है और ये इसकी कोई प्रॉब्लम है। हम इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, उसका
सब मतलब हम उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं क्या उसको सॉल्यूशन की नीड है भी, कि उसका कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये सब आ जाएगा। सिस्टम डिज़ाइन हमारा सेकंड फेज होगा। अभी यूआई यूएक्स हो गया, हमारा आर्किटेक्चर हो गया, ये सब जो हमारा हो गया उसको हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करेंगे, यूआई यूएक्स उसका चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को दिखाना है। फिर थर्ड स्टेप में हमारा आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। अब जितना भी आपने आर्किटेक्चर और यूआई यूएक्स बनाया है उसको आप इम्प्लीमेंट भी तो करोगे ना विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, और कोडिंग में ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हमारी कोडिंग भी हो गई, फिर हम जाएंगे अपने टेस्टिंग फेज पे। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे फीचर्स हैं क्या वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारे टारगेट ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम उसको डेवलप या डिप्लॉय कर देंगे। मार्केट में डिप्लॉय कर दिया और उसको मेंटेनेंस, अपडेशन, टाइम टू टाइम। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? सब कुछ अच्छा तो जा रहा है, ऐसे हमने एसडीएलसी में भी पढ़ा है कि यही आपको घूम फिर के सारे फेजेस में मतलब जितने भी हमारे मॉडल्स हैं सब में यही फेजेस दिखेंगे, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? सब कुछ जब सही जा रहा है, अब आप टेस्टिंग वाले फेज पे आ गए और आपको पता लगा कि आपके इस कोड में यहाँ पे बग बैठा है। ठीक है, अब आप वापस इम्प्लीमेंटेशन पे जाकर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, मेंटेन देखना पड़ेगा, फिर आपको वापस इस पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, आपको पूरा इधर से वापस जाना पड़ेगा। नो गोइंग बैक टू प्रीवियस फेज, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको? कुछ समझ ना आए, कुछ भी डाउट हो, अगर आप टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, वहाँ पे आप लिख सकते हो आपकी प्रॉब्लम को, आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम्स के सब डाउट्स के सब आंसर प्रोवाइड करने के लिए किसी भी टाइम रेडी है। अब हम देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। अब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम इसमें प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं अपने मॉडल से पहले उसका एक प्रोटोटाइप। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, क्विक वाला डिज़ाइन करेंगे, उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले, उसको फटाफट से क्विक वाला डिज़ाइन करेंगे, उसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, प्रोटोटाइप पे फोकस हो रहा है। फिर कस्टमर एवोल्यूशन हुआ, हम अपने प्रोटोटाइप पे ही कस्टमर को पूछ रहे हैं कि देखो ये हम इसका अच्छा मॉडल आपको बना के देने वाले हैं, अभी जस्ट ये टेस्टिंग फेज में है। प्रोटोटाइप का मतलब जो टेस्टिंग फेज पे होता है, जो आपका प्रॉपर मॉडल अभी नहीं बना है। फिर कस्टमर ने एवेल्युएट कर लिया और हमने उसको रिफाइन करके जो भी हमारे कस्टमर के सजेशंस थे दोबारा रिपीट किया। अब इसमें क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे आके हमारे कस्टमर एवोल्यूशन वाले पार्ट पे हमारे कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया प्रोटोटाइप कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम लगी, इसको थोड़ा और सही करो, या इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, या ये करो, जो भी वो चेंजेस बता रहा है, अगर वो चेंजेस करने हैं तो हम इधर जाएंगे। अगर हमें हमारा जो कस्टमर है उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर, फिर हम उस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें हम वापस जा सकते हैं टेस्टिंग। मान लो अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप वापस कोडिंग पे जा सकते हो, डिज़ाइनिंग पे जा सकते हो। तो ये वाटरफॉल के जैसे नहीं है। तो अगर हमारे कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, वेल एंड गुड, आप आगे प्रोसेस करो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर हमारे कस्टमर ने प्रोटोटाइप को ही रिजेक्ट कर दिया, फिर आप दोबारा प्रोसेस रिपीट करो, दोबारा एक अच्छा प्रोटोटाइप बना के लाओ, फिर अपने कस्टमर्स को दिखाओ, और फिर उसका प्रोडक्ट अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर अपना डिज़ाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, मेंटेन करो। तो दैट्स वाई आपका इतना पार्ट जो है वो आ जाएगा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और ये आ जाएगा इटरेटिव डेवलपमेंट। यहाँ तक आपने अपना प्रोटोटाइप बनाया और यहाँ तक आपने अपना इटरेटिव मतलब बार बार घूम घूम के वो वाला डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके
एडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस है कि ये फ्लेक्सिबल है, इटरेटिव है, आप किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो तो प्रोटोटाइप है, आपने प्रोडक्ट तो भी कंप्लीट अपना बनाया है ही नहीं। तो पहले आप प्रोटोटाइप पे फोकस करो, फिर जब आपका प्रोटोटाइप अच्छा हो जाए, फोकस आपके जो कस्टमर्स का है वो उस पर आ जाए, फिर आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। ईजी एरर डिटेक्शन है, क्योंकि आप उसको प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो तो वो भी स्मॉल वर्जन है, तो आप उसमें आसानी से अपने एरर्स ढूंढ पा रहे हो। फिर और ये डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि पहले आपने अपना प्रोटोटाइप ही बना लिया है, आप प्रोडक्ट को बार बार रिपीट करके उस पर अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रोटोटाइप पे ही जितना आपका कम से कम लग सकता है उतना लगा रहे हो। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पहले प्रोटोटाइप बना रहा है, बाई चांस आपका कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, आप फिर प्रोटोटाइप बना रहे हो, फिर आप दोबारा अपने प्रोडक्ट पे जा रहे हो, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग हो गया। स्कोप क्रीप हो गया, नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पाइरल मॉडल। इट इज़ अ रिस्क ड्राइवन। अब इसमें इसका कीवर्ड है ये, ठीक है, ये अगर स्पाइरल है तो उसके साथ रिस्क आएगा ही आएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। आपके पास एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस बहुत बार नहीं आते कि स्पाइरल मॉडल बताओ, वो आपको क्या बोलेंगे, आप रिस्क ड्राइवन एक सिचुएशन दे देंगे कि आपके पास ये कंपनी आई है XYZ, इसको अपने रिस्क को एनालाइज करना है, तो आप कौन सा मॉडल उनको सजेस्ट करोगे, तो आप उनको आंसर दोगे स्पाइरल मॉडल और उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ रिस्क ड्राइवन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा कि वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या हो रहा है, प्रोटोटाइप में क्या हो रहा है, उन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो आपका बन जाएगा spiral model. Up here, software is developed in multiple loops, each representing development phase with strong focus on risk assessment at every stage. Once loop is completed, the process repeats with enhanced feature until the product is ready. अब आप अपने जब आपने स्टार्ट किया डे 0 पे यहाँ पे हो, ठीक है, आपने एक बार प्रोसेस रिपीट किया, फिर प्रोसेस रिपीट किया, ठीक है, लेट्स से आप डे 1 पे यहाँ पे आ गए, फिर डे 2 पे यहाँ पे आ गए, फिर आपने रिपीट किया। तो जब आप अपने डे 3 या फिर फाइनल डे पे होगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड होगा। अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं कि एनहेंस्ड होगा, हम अपने डे 0 से कंपेयर कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे खड़े थे उससे हम कंपेयर करेंगे अपने फाइनल डे को, तो वो हमारा एनहेंस्ड वर्जन निकल के आएगा, ठीक है। अब सब कुछ तो अच्छा है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम एक बार इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये रिस्क बहुत अच्छा हैंडल करता है, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आप बार बार उसका रिस्क एनालाइज कर लेते हो, तो इसलिए फ्लेक्सिबल है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आपने एक बार रिपीट किया, दोबारा रिपीट किया, फिर थर्ड टाइम रिपीट किया, तो आप उसमें कस्टमर का ही तो देख रहे हो ना कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, तो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, आप बार बार रिपीट कर रहे हो, सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो, फिर कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव क्यों, वही सेम जो भी हमने प्रोटोटाइप में देखा, प्रोटोटाइप में होता है कि आप प्रोटोटाइप बार बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप पूरा मॉडल ही बार बार रिपीट कर रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा रिस्क एनालाइज हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि रिस्क एनालाइज हो रहा है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गई। अब एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक ऐसे करके बना लोगे, उस पर ऐसे गोल गोल बना देना, फिर हम प्लानिंग, सबसे पहला हमारा फेज होगा प्लानिंग, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। इसमें हम प्लान करेंगे कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो क्या वो ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आपको n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लेना है किसी एक प्रॉब्लम के, फिर आपको चूज करना है कि इन सब सॉल्यूशंस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, तो इसमें हम वही करेंगे।
ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे कि क्या जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। फिर हम सेकंड पार्ट में उसका रिस्क एनालिसिस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और रिसॉल्व करेंगे। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज, इसमें हम डेवलप करेंगे नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट और उसको टेस्ट करेंगे। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करेंगे। फिर एवेल्यूशन एंड फीडबैक होगा, इसमें रिव्यू होगा और प्लान फॉर नेक्स्ट फेज होगा कि क्या आपने जो बनाया है, रिव्यू वाले पार्ट में वही आ जाएगा, क्या आपने बनाया है, कैसे आप इसको और एनहांस कर सकते हो, कैसे आप और परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकते हो, वो हमारा फीडबैक और एवेल्यूशन में आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आपकी रेडियस ऑफ स्पाइरल बढ़ेगी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब एंगुलर डायमेंशन बढ़ेगी तो प्रोग्रेस बढ़ेगी। अब जब ये हमारा P1 है और ये यहाँ से यहाँ तक आया तो हमारी प्रोग्रेस बढ़ी। जब एक बार और बताती हूँ, फिर आपका एक स्पाइरल घुमा, प्रोग्रेस और बढ़ गई, लेकिन साथ साथ ये वाला पार्ट भी बढ़ रहा है ना, तो जब आपका रेडियस बढ़ेगा तब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। एंगुलर डायमेंशन पे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी और रेडियस पे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सॉरी गाइस, मेरा गला हल्का सा खराब हो गया। अब हम देखते हैं इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी में क्या होगा कि बार बार हम इवॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। ये हमारा इटरेटिव और इंक्रीमेंटल से मिलके बनता है। ये इम्प्रूव्ड वर्जन है आपके वाटरफॉल मॉडल का। अब इट इज़ यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर, जब हमारे गोल्स अनक्लियर हैं या फिर हम चेंजेस बार बार हमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी है जो बार बार इवॉल्व कर रहा है, हमारे चेंजेस बार बार हो रहे हैं और हमारा गोल क्लियर नहीं है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, एक रफ रिक्वायरमेंट बना लेंगे। अभी यहाँ तक आपके गोल्स आर अनक्लियर। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने डे 1 पे खड़े हो, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी आया, मतलब नॉट क्लियर, कुछ हैं पर क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में कुछ आया, आपने उनको डिज़ाइन कर लिया, फिर आपने उनको प्रोसेस किया। प्रोसेस में उसमें क्या क्या आएगा, स्पेसिफिकेशंस डेवलप करेंगे और वैलिडेशन लेंगे। फिर हम इसको आगे 3 वर्जन्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनिशियल फेज। अब यहाँ पे गोल अनक्लियर। इंटरमीडिएट वर्जन पे क्या होगा, हमारा गोल थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ पर प्रोसेस या अभी मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी अनक्लियर है। फिर फाइनल वर्जन में हमारा गोल भी क्लियर हो गया और हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो इसके ये 3 वर्जन्स हो गए। बहुत इजी है याद करना। यहाँ पे आप खड़े हो, आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ आया और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। फिर आपने उसको प्रोसेसिंग में डाला या फिर आप इसको प्लानिंग फेज भी सोच सकते हो। आपने यहाँ पे प्लानिंग की, प्रोसेसिंग की, फिर स्पेसिफिकेशन उसमें उसको स्पेसिफिकेशंस दी, डेवलपमेंट किया, वैलिडेशन लिया, फिर उसके 3 फेजेस आ जाएंगे। सबसे पहले आपके गोल्स अनक्लियर है, फिर आपके गोल्स क्लियर करे आपने, आपको प्रोसेस क्लियर नहीं है, फिर फाइनल वर्जन में आपके गोल्स भी क्लियर हो गए क्योंकि ऑफ कोर्स वो फाइनल वर्जन है और वो कंप्लीट भी हो गया। अब हम देखते हैं इटरेटिव मॉडल। इटरेशन से आप क्या समझते हैं, रिपीट, बार बार कोई चीज़ रिपीट होना, ठीक है। हेयर सिस्टम इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट्स, टेस्टेड, इटरेशन tested and improved until final version is ready. Each iterations add new features while refining the previous one based on feedback. It is different from waterfall model because it allows change
एंड इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल टिल एंड। ठीक है, अब जैसे आपने भी देखा प्रोटोटाइप मॉडल में देखा, इवोल्यूशनरी मॉडल में देखा, वो काइंड ऑफ सिमिलर थे आपके वाटरफॉल मॉडल से, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग भी नहीं पर डिफरेंट है, उससे भी आपको समझ आ जाएगा कैसे। आपने सबसे पहले स्टार्ट की अपनी इनिशियल प्लानिंग से, फिर आपने उसका फर्स्ट वर्जन निकाला, दिस इज बेसिक वर्जन, या फिर आप इसको समझ सकते हो आपने इसका प्रोटोटाइप निकाला। ठीक है, आपने इसका प्रोटोटाइप निकाल दिया, फिर आपने इसकी फीडबैक और यूज़र टेस्टिंग करी, अब आपने इसका नेक्स्ट वर्जन निकाला जो कि मोर इम्प्रूव्ड एंड एनहेंस्ड है। अब हम प्रोटोटाइप मॉडल में हमने क्या देखा था, उसमें हम पहले प्रोटोटाइप बना रहे थे उसका, उसमें भी हम सेम चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उसमें बस बार बार घूम रहा था, क्योंकि हम कस्टमर से पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ ऐसे बताओ ऐसे बताओ। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ पे हम सीधा प्रोटोटाइप निकालेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया फिर इसको रिपीट करेंगे। प्रोटोटाइप में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोटोटाइप था, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट था, और इसके बीच में हमारा कस्टमर था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर के पास गए, उसने रिजेक्ट कर दिया तो वापस रिपीट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया तब प्रोडक्ट बना रहे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप बना दिया, कस्टमर से फीडबैक लिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फिर दोबारा प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप 1 हो गया, अगर बाई चांस नहीं अच्छा बनाया, कुछ भी रिजेक्शन आए, फिर प्रोटोटाइप 2 बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इटरेटिव मॉडल। अब वी मॉडल क्या होता है, वी मॉडल आपका बना है 2 वर्ड से मिलके। सबसे पहला वर्ड हो गया आपका वेरिफिकेशन और दूसरा वर्ड हो गया वैलिडेशन। वेरिफिकेशन आपका करेगा डेवलपर, जब वो आपके प्रोडक्ट को बना रहा होगा वो उसके हर फेज पे साथ के साथ वेरिफिकेशन करता हुआ जाएगा, और जैसे ही आपका डेवलपर कोड करके आपका कोड बना देगा और वो टेस्टर के पास जाएगा, फिर वो टेस्टर वैलिडेट करेगा कि क्या मतलब उसके सारे फेजेस की, हाँ ये इस टेस्टिंग फेज पे ये सही है, इस टेस्टिंग, हम इसके टाइप्स भी देखेंगे अभी नेक्स्ट यूनिट में। रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन करेगा, सिस्टम डिज़ाइन करेगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा, मॉडल डिज़ाइन करेगा, और कोडिंग फेज पे फाइनली आएगा। अब हमारा डेवलपर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसने ये सब का पार्ट कर दिया, वेरिफिकेशन हो गई। अब हम जाएंगे टेस्टर की साइड पे। टेस्टर क्या करेगा, पहले यूनिट टेस्टिंग लगाएगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग लगाएगा, सिस्टम टेस्टिंग लगाएगा, एक्सेप्टेंस टेस्ट करेगा, ये हमारा काम करेगा टेस्टर। अब टेस्टिंग इज प्लान्ड पैरेलल एट एवरी स्टेज। ये नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ये डेवलपर यहाँ पे खड़ा है, इसने ये स्टेप कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर एंड में टेस्ट कर रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि सारे स्टेप्स को दोबारा टेस्ट करना या मतलब वेरीफाई करना। तो वो इस फेज़ के बाद फिर वेरीफाई करेगा, फिर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई, तब कोडिंग फेज तक आएगा। सेम काम टेस्टर करेगा, वो यहाँ पे वैलिडेट करेगा कि कोडिंग सही है, फिर इस लेवल पे वैलिडेट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। तो यही बात लिखी है, टेस्टिंग इज प्लान्ड पैरेलल एट एवरी स्टेज। ये नहीं हो रहा है कि आप एंड स्टेज पे जाके कर रहे हो या 2 स्टेजेस छोड़ के कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल एंड में हर स्टेज पे आपकी टेस्टिंग होती है। अब फाइनली हमारा टॉपिक आया अजाइल मेथडोलॉजी, जिसकी हमने इतनी ज़्यादा हाइप भी बना दी है और जो थोड़ा लेंदी भी है। ये टॉपिक ही मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि जो मेरी टीचर थी उन्होंने इतने अच्छे से क्लियर किया है इस टॉपिक को कि मैं अब तक नहीं भूली, मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गया है। तो शुरू करते हैं। अजाइल मेथडोलॉजी होती क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स बाय ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स। हम इसमें क्या करेंगे, अपने लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हमारे स्मॉल चंक्स हो गए, इन पे हमने वर्क किया और फिर इनको
रिलीज कर दिया, फीडबैक आएगा, फीडबैक की हेल्प से उसको एनहेंस करेंगे और फिर उसको री रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अजाइल मेथोडोलॉजी में। अब अजाइल मेथोडोलॉजी में हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं या फिर मॉडल्स होते हैं। ये एक पूरी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो हम एक बार मॉडल्स देख लेते हैं, होते बहुत सारे पर ये पॉपुलर वाले हैं। सबसे पहले होता है स्क्रम मॉडल। ये क्या होता है? ये स्प्रिंट्स को यूज करते हैं जो कि 1 to 4 वीक्स की होती है और डेली स्टैंड अप के जैसे होता है। कैनबैन में क्या होता है? हम विजुअल बोर्ड्स को यूज करते हैं टू ट्रैक वर्क प्रोग्रेस। लीन में क्या करते हैं? हम सिर्फ फोकस करेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होए। हमने 3 मॉडल्स देख लिए। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो है सिर्फ स्क्रम मॉडल। यही हमारे सिलेबस में आता है, यही हमारे से पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Scrum model. It is a lightweight, iterate, incremental framework. Breaks down into multiple phases known as sprints. Sprints is like a time box of 1 month or less for the completion of project. अब ये आपकी sprint हो गई और ये पूरा आपका scrum हो गया। यहाँ पे इसके अंदर ही let's say sprint एन तक है। स्प्रिंट में क्या करेंगे? प्लान करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। ऐसे हम बहुत सारे स्मॉल 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 स्प्रिंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमने देखा है ही कि ये लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। तो उसमें हम यही करेंगे। ये हमारा पूरा स्क्रम हो गया। इसके अंदर हमने स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट एन बना ली। स्प्रिंट के अंदर हमने प्लान किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, रिव्यू किया। यही हमारा बार बार स्प्रिंट्स में हम अलग अलग जितनी भी हमारी एन नंबर ऑफ स्प्रिंट्स है उसमें करेंगे और उसको पूरा एक स्क्रम बना लेंगे। लेकिन ये एक टाइम बॉक्स के अंदर होगा, जनरली 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ में होता है, क्योंकि हमने देखा ये कि 1 to 4 वीक्स के अंदर हमें अपना पूरा कंप्लीट करना होता है। अब हम स्क्रम मॉडल का एक डायग्राम देख लेते हैं जो अगर आप अपने एग्जाम्स में बना के आ गए, कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता, जो बहुत आसान है। एक बार हम उसको इस वर्जन में देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उसका एक जिस तरह से आप अपने एग्जाम्स में बना के आ सकते हो उसका एक फोटो दे दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वो डायग्राम जो आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें हमारा प्रोडक्ट ओनर। अब प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? ऑफ कोर्स ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर जिसके दिमाग में आपका आइडिया क्लिक हुआ और उसने उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ओनर। अब प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? अपनी एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएगा। इसमें वो क्या करेगा? अपनी प्रायोरिटीज सेट करेगा, काइंड ऑफ टू डू लिस्ट बनाएगा कि उसको कैसे करना है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है और ये होती जा रही है, या जो भी है प्रायोरिटी कैसे है, क्या क्या है, सब कुछ सेट कर लेगा। अब हमारी प्रायोरिटी हो गई, प्रायोरिटी सेट हो गई, टू डू लिस्ट बन गई। अब हम आएंगे स्प्रिंट प्लानिंग में। इसमें हम क्या करेंगे? अपनी टीम में टास्क असाइन करेंगे या फिर रोल एलोकेशन करेंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो? शी इज प्रोडक्ट ओनर और ये अपनी टीम को उनका टास्क असाइन कर रही है, उनका रोल असाइन कर रही है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। ये हमारा सब आ जाएगा स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। अब स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होगा? हमारी टीम बन गई, प्रायोरिटी सेट हो गई, टीम को हमने बता दिया कि ये आपको करना है, ऐसे ऐसे मतलब अभी हमने सिर्फ उनको बताया कि आपको ये करना है। इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे। स्प्रिंट बैकलॉग में हम देखेंगे कस्टमर की प्रायोरिटी।
कि कस्टमर इसको प्रायोरिटी दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, इसको प्रायोरिटी दे रहा है, कस्टमर को क्या क्या चाहिए, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे वो फुलफिल करनी है हमें, वो सब हमारा आ जाएगा स्प्रिंट बैकलॉग में। अब आएगी हमारी स्प्रिंट। स्प्रिंट बन के तैयार हो चुकी। स्प्रिंट में हमारा सब कुछ हमने टास्क असाइन, रोल असाइन, जो भी सब करना है, सबका वर्क असाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग, कोडिंग, सब हमारी एक स्प्रिंट बन के रेडी हो चुकी है कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हमारा प्रोसेस में होना है। अब जब हमने स्प्रिंट बनाई, इसके बाद हम एक अपना डेली स्क्रम करेंगे। अब डेली स्क्रम क्या होता है? डेली 10 to 15 मिनट्स मीटिंग। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, इसकी क्या नीड है? अब जो हमारा प्रोडक्ट ओनर है उसने टीम को बता दिया कि आपको ये ऐसे करना है, ये करना है। अब प्रोडक्ट ओनर को थोड़ी पता है कि जो टीम है वो इम्प्लीमेंट कर भी रही है या नहीं कर रही है। क्या पता आपकी टीम कुछ कर ही नहीं रही हो, वो डेडलाइन पे आपको ले जाए। तो इसलिए हम डेली 10 to 15 मिनट्स की मीटिंग करेंगे, जिसके डाउट्स कुछ आ रहे हैं वो क्लियर होंगे, और जितना जितना टू डू लिस्ट पे टिक लगता जा रहा है वो इसमें हमारे क्लियर होंगे। फिर हमारी मीटिंग हो गई, सब हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट में हमारा आ जाएगा आउटपुट नियर टू कंप्लीशन। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम उसको मार्केट में डिप्लॉय नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्प्रिंट रिव्यू भी करना है। हमने उसको बना लिया है और हम अपनी रिव्यू टीम के पास लेके जा रहे हैं। अब स्प्रिंट रिव्यू में क्या होगा? इसमें हमारी होगी मीटिंग्स, या फिर इसमें हमारी बैठेगी रिव्यू टीम, जो डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी कि क्या उसके ये हम क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? टू फाइंड चांस ऑफ एरर्स। हमारी रिव्यू टीम ही डिसाइड करेगी कि क्या एरर्स हैं, क्या नहीं है, क्या हमारा फ्यूचर गोल है, ये भी हमारी टीम डिसाइड करेगी। अब रिव्यू टीम में कौन कौन होगा, कैसे कैसे होगा? रिव्यू टीम में हमारा प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर, टेस्टर, मेंटेनेंस टीम और हमारा एक स्क्रम मास्टर आ जाएगा। अब आपको ये सब तो समझ आ गया होगा, प्रोडक्ट ओनर क्या है, डेवलपर कौन है, टेस्टर कौन है, मेंटेनेंस टीम में कौन कौन है, स्क्रम मास्टर क्या होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। अब स्प्रिंट रिव्यू हो गया, ये सब डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कि हाँ भाई कैसे है, क्या है, कि क्या हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं, क्या चांसेस ऑफ फेलियर्स हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस हमारे इस प्रोडक्ट की, जो बन के कंप्लीट हो गया। बस अभी हमें मार्केट में लॉन्च करना है। इस स्टेप के बाद, रिव्यू के बाद, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। फिर हम एक अपनी टीम बिठाएंगे जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या देखेंगे हम? फ्यूचर विजन, कि हमारे प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर विजन है, क्या उसका फ्यूचर गोल है। मेंटेनेंस टीम भी इसमें आती है, मेंटेनिंग वाला और मैनेजमेंट वाला सब हमारा रेट्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव में। तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। इन केस आप ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको ऐसे बना नहीं पाओगे, तो मैं आपको उसका एक नोटबुक वर्जन दे सकती हूँ जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अनक्लियर है, मैं इसको वो कर देती हूँ, डार्क कर देती हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा टू डू लिस्ट। इसमें क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ओनर है
और ये आपकी टीम मेंबर है जो उसको वो बता रहा है कि कैसे कैसे करना है। इसमें आपने एक सिस्टम बनाया जिसमें आपने कस्टमर की प्रायोरिटीज सेट कर ली, फिर आपने यहाँ पे असाइन कर दिया वर्क, टीम वर्क हो गया और टोटल टीम यहाँ पे आ गई। ये आपका शिपेबल प्रोडक्ट बन के रेडी है, ठीक है। फिर ये आपकी स्प्रिंट रिव्यू। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम ही लग रहे होंगे ना आपको, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट ओनर है, ये ही सबको रोल्स असाइन करेगा। लेकिन स्प्रिंट रिव्यू टीम में क्या होगा, अगर ये आपका प्रोडक्ट ओनर है, ये आपका मेंटेनेंस है, ये टेस्टर है और ये डेवलपर है, तो इस पोजीशन पे आके टेस्टर भी बता सकता है कि ये आप सही कर सकते हैं, मेंटेनेंस टीम भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट ओनर भी बना सकता है। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट ओनर रहेगा। रेट्रोस्पेक्टिव में वो फ्यूचर गोल डिसाइड कर रहे होंगे। तो एक बार आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं, ये सब आपका एजाइल मेथोडोलॉजी, अगर आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है उसमें ही आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के आना है। अब इसमें 3 आर्टिफैक्ट्स होते हैं और 3 सेरेमोनिक्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में हमने भी देखा, ये प्रायोरिटी सेट करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है, इसमें हम कस्टमर की प्रायोरिटी देखते हैं। बर्न डाउन चार्ट, ये आपके पास नहीं आया है, जो मैंने आपको बताया था, स्क्रम मास्टर वो इसको मेंटेन करता है। स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है, ये देखना कि कब हमारी कंपनी प्रॉफिट में गई, फिर कब लॉस में गई और फिर कब प्रॉफिट में गई। इससे क्या फायदा होगा, हमारा प्रोडक्ट ओनर या फिर हमारी जितनी भी टीम है उसको पता लगेगा कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने से प्रॉफिट में जा रही है कंपनी और कौन से स्टेप्स फॉलो करने से लॉस में जा रही है। तो ये सब हमारा स्क्रम मास्टर मेंटेन करता है बर्न डाउन चार्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एनालाइज करने के काम आता है, जिससे कि आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपको पता लगेगा कि ओके इस स्टेप से आप लॉस पे जा रहे हो तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, जिससे आप प्रॉफिट पे जा रहे हो आप वही करोगे। फिर हमारे आ जाते हैं सेरेमोनिक्स। सेरेमोनिक्स क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग, जिसमें हमारे टास्क असाइन होते हैं। डेली स्क्रम, जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स की मीटिंग करते हैं। स्प्रिंट रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रिव्यू में वही जो हमने देखा कि टीम बैठती है पूरी, वो डिस्कस करती है प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले। और रेट्रोस्पेक्टिव में फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर विजन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, वो सब आ जाएगा। तो ये हमारा अजाइल मेथोडोलॉजी यहाँ पे खत्म हुई और फाइनली हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ। यूनिट 1 इज कंप्लीटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके अगर कोई भी डाउट्स कुछ भी आ रहा है टेलीग्राम पे, और आप अपने इस पे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरे को एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, आप ऐसे ही पीपीटी से पढ़ना प्रेफर करोगे या फिर मैं आपको डायरेक्टली अपने नोट से पढ़ा सकती हूँ, तो वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो और टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। जैसे आपको सूटेबल हो मैं वैसे कर दूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sun.